नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में एक और नई कहानी के साथ आपके साथ हम आज फिर उपस्थित हो गए हैं अपने 46 सेशंस पर डिस्कशन के लिए और आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स और आपकी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ। साइकोलॉजिकल सेशंस का जो एक ऑब्जेक्टिव है और इन एपिसोड्स का जो एक मीनिंग है वो यही है कि कैसे हम बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स को जो शायद हमको लगता है कि वो बिहेवियरल या हमारी साइकोलॉजिकल में या मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को असर नहीं डालते और फिर भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में शामिल किए गए हैं। तो आज ऐसे ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक और नए डिसऑर्डर्स को लेकर आपके पास आए हैं जो बहुत कॉमन है और आपके और हमारे बहुत ही इसेंशियल पार्ट भी है और हमारे उन चीज़ों का वो हिस्सा है जिससे हम बच नहीं सकते और उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, एपिसोड है 46 और टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर इफेक्ट्स बिहेवियरल इश्यूज़। तो कैसे एक ईटिंग डिसऑर्डर, पहले तो हम ये समझें कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है और फिर ये हमारे बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे इतना अनहेल्दी कर देता है कि उसके बारे में जानना और उसका ट्रीटमेंट करना या उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आपस में बात करते हैं, मैं भी शायद बात करती होंगी, आप लोग भी आपस में इस पर चर्चा करते होंगे कि क्या खाएं, कब खाएं और किस समय का पर हम कौन सा खाना खाएं। बहुत सारे आप आयुर्वेदिक तरीके और बहुत सारे जो भी नेचुरल वेज हैं उनके थ्रू आप अपने खाने को संतुलित करने और खाने को सही टाइम पर खाने के लिए बार बार प्रयास करते होंगे। यहाँ हम उसकी बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे कि आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। यहाँ पर जो आज हमारा सेशन फोकस्ड है वो इस पर है कि एक जो थॉट, एक जो तरीका, एक कम्युनिकेशन हमारे आसपास अक्सर बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव वे में परस्यू किया जाता है, वो है स्लिम दिखना। हर एक व्यक्ति, जब आपको ऐसा कोई कमेंट मिल जाता है कि अरे आपने तो बहुत सारा वेट लॉस कर लिया है या आप तो बहुत स्लिम दिख रहे हो, आप तो ये एकदम बिल्कुल फिट हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी को ऐसे जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे लिए ये एक प्रकार का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। तो यानी कि स्टिमुलस क्या हो गया, दूसरों के कमेंट्स आना और उन कमेंट्स में हमारा एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरह अपने वेट लॉस की तरफ अट्रैक्ट हो जाना कि हाँ, वेट लॉस होना, स्लिम होना ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और अच्छा माना जाता है। इससे जो अदर्स का परसेप्शन है आपके प्रति, आपके फिजिकल अपीयरेंस के प्रति, और वो एक डिफरेंट और पॉजिटिव वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा कॉज बनता है ईटिंग डिसऑर्डर का, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सिर्फ इससे समझ लेते हैं कि वेट का लॉस करना, यानी कि वेट का अगर आपने वेट कम कर लिया, कैसे किया इससे मतलब नहीं है। तो किस तरीकों को आपने अपनी पूरी दिनचर्या में शामिल किया इससे भी मतलब नहीं है। आपके अंदर क्या थॉट किस तरीके से रजिस्टर करा जब आपके साथ ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन पब्लिकली या सोशली किसी गैदरिंग में होता है, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमको क्या चीज़ कैसे करनी है। बस हमको ये एक डिसीज़न अपने अंदर लगने लगता है, मुझे स्लिम होना है, मुझे पतला होना है, और उसका रीज़न कई बार फीमेल्स ये कह के देती हैं कि मैं ड्रेसेस नहीं पहन पा रही हूँ। उसी जगह मेल्स जो हैं वो ये कहकर इसको देते हैं कि हाँ, बहुत ही अनफिट हो गए थे या हमारा जो पूरा एक स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर था, वो ख़राब होने के साथ साथ एनर्जी भी फील नहीं हो रही थी। तो वो अपने वेट लॉस को एनर्जी से कनेक्ट करता है और फीमेल अपने वेट लॉस को अपने फिगर या अपने एक अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से कनेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो एक स्टडीज़ हुई हैं तो उसमें अक्सर पाया गया है कि लगभग डबल नंबर्स हमको फीमेल्स के मिलते हैं, वो ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर से इफेक्टेड हो रही हैं कंपैरेटिवली टू मेल भी हो रहे हैं, लेकिन उनके डिसऑर्डर्स ईटिंग ना होके कुछ और चीज़ें हैं, उसको भी लेटर ऑन आई विल डिस्कस विद यू। तो वहाँ पर जब एक पॉजिटिव रेनफोर्स हमें वेट लॉस की तरह मिलता है तो हम लोग वेरी ऑफनली वी आर
मूव टूवर्ड्स टू वेट लॉस, तो वो वेट लॉस करने की तरफ जब हम बढ़ जाते हैं तो वहाँ हमें एक एफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि कंफर्मेशन कि हाँ हाँ यस, वेट लॉस, डाइटिंग करना या खाने को किसी भी तरीके से छोड़ना या कोई भी तरीका आप अपना लें, आपने बहुत सारे ऐसे, मैं अभी आगे इसको और क्लैरिफाई करूँगी, तो वो सब ईटिंग डिसऑर्डर का एक वे बन जाते हैं कि हमको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल डिस्ट्रेस या एंग्जाइटी, या आप किसी एक ऐसी इमोशनल स्टेट से या कोई किसी एक कंडीशन से निकल रहे होते हैं, कई बार वो एक लॉन्ग इलनेस भी हो जाती है, जिसकी वजह से भी कई बार ईटिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज सामने देखने को आते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्समैन है या किसी आर्टिस्टिक वे में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ईटिंग डिसऑर्डर का जो एक वे है, रास्ता, वो रास्ता और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और अक्सर ये माना जाता है अगर कोई डाइटिशियन है, योगा थेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, या कोई सेलिब्रिटी है, तो वो तो फिट ही होंगे, जबकि उनके लिए ईटिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो भी कई बार अपने आप को फिट रखने के लिए, स्लिम रखने के लिए खाने को गलत तरीके से ले रहे होते हैं अपनी रूटीन में। वहाँ पर अगर हम किड्स की और या टीनेजर्स की बात करें, एडोलसेंट्स की बात करें, तो उसमें अक्सर जो बॉयज़ हैं वो अपने बॉडी को या मसल्स टोन को, मसल्स डिस्मॉर्फिया, उनके अंदर एक डिसऑर्डर्स देखा जाता है जो लेटर ऑन अडल्टहुड में जाके डिसऑर्डर बन जाता है। लेकिन अर्लियर स्टेज में वो अपने आप को एक काफ़ी बलशाली या कह लीजिए एक एनर्जेटिक, एक ताकतवर दिखाने के लिए कई बार या तो ज़्यादा खा रहे होते हैं या कम खा रहे होते हैं। सेम एज लाइक अगर कोई लड़की बहुत पतली है या बहुत मोटी है, तो उसके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, या तो उसे वेट पुट ऑन करना है या उसे वेट लूज करना है। यहाँ पर जो उनका प्यूबर्टी एरिया है एडोलसेंट का या टीनेजर्स का, तो कई बार वो इसका एडवांटेज भी लेते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक भूख लगना या नहीं भूख लगना ये सिम्टम है, क्योंकि उनके हार्मोन्स का इस समय इफेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी में और हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी वो एक सोशल प्रेशर भी उनके ऊपर होता है कि टू लुक अट्रैक्टिव एंड स्लिम या थिन, तो वहाँ से वो बच्चे भी, टीनेजर्स जो हैं, तो वो भी इससे इफेक्टेड हो रहे होते हैं। तो कहने का यहाँ पर जो एक सारे एज ग्रुप को हमने ऐड किया, तो उसका ये कि ना तो यंग एडल्ट, ओल्डर वुमेन्स भी इससे छूती नहीं रह गई हैं, और अक्सर ओल्डर जो मेन हैं वो यहाँ पर ईटिंग डिसऑर्डर का वो भी शिकार हो रहे होते हैं। इसमें जो बहुत एक्टिव हैं या बहुत अच्छे अपनी दिनचर्या में स्पोर्ट्स या बाकी सब चीज़ों को, जिम इंस्ट्रक्टर हैं वो सब रखते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स हैं या टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे किड्स हैं, तो सभी लोग ईटिंग डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं ये उनकी लाइफ में उनको असर डाल रही होती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो हर एक व्यक्ति के बिल्कुल डिफर होते हैं, हर व्यक्ति के एक से सिम्टम्स नहीं होते। ये एज वाइज, जेंडर वाइज और उसका काम कैसा है उसके हिसाब से, या वो अपने उसकी लाइफ का जो स्केड्यूलिंग है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, वो उसने अपनी कैसे फिक्स कर रखी है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो एक मेजर सिम्टम्स है, वो मेजर सिम्टम ये है कि जो व्यक्ति है वो उसका या तो अचानक से जो मेजर सिम्टम्स सामने आते हैं, वेट लॉस हो रहा होता है या वेट पुट ऑन हो रहा होता है, उसका इर्रेगुलर डाइट होता है, वो कभी भी कुछ भी खा रहा होता है। वो अक्सर आप देखेंगे कि वो घरों में ये कह रहा होता है कि नहीं मैंने अभी ये खाया था, अभी मैं ये नहीं खा सकता, या वो हर समय आपके साथ खाने के लिए बैठ रहा होता है। तो इस तरीके से उसका एक इर्रेगुलर डाइट होता है। वो अभी कहा जाता है अभी तो खाया था फिर खाने बैठ गया, तो जब भी दे दो वो तब खा रहा होता है। या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने खा ही नहीं रहा होता है, कि वो क्या खा रहा है वो लोगों के सामने बता नहीं रहा होता। साथ में इसमें एक डिजायर्स अंदर से इंटरनली आती है कि वो चुपचाप अलग रहना थोड़ा सा शुरू कर देता है, और वो अपने जो डाइट्स हैं उन डाइट प्लान्स को या डाइट के तरीके को किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करता, वो सीक्रेटली इसको रखना चाहता है। उसके इंटरनल जो थॉट
थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि वो अकेले में खा रहा होता है, उसे लग रहा होता है सबके सामने थोड़ा कम खाएगा और अकेले में जाके वो ज़्यादा खा रहा होता है, या वो कई बार उसको अगर बिल्कुल कम भूख लग रही होती है तो वो खा ही नहीं रहा होता है, सबके साथ भी, अकेले में भी नहीं, और सब। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो एवरी इंडिविजुअल्स ये वेरी करते हैं। कई बार आप ये भी नोटिस करेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर का व्यक्ति फ्रिक्वेंटली वॉशरूम को यूज़ कर रहा होता है आफ्टर मील। वो बार बार मील के बाद अगर बार बार वो अपने वॉशरूम में जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको नोटिस करना होगा कि या आप में से कोई अगर ऐसे सिम्टम्स से में उसको दिखाई दे रहे हैं तो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर मील अगर फ्रिक्वेंटली वॉशरूम का यूज़ हो रहा है तो भी ये एक डेंजरस साइन है। साथ में उसको एक ऑब्सेशन होता है वेट लॉस का या वेट के पुट ऑन करने का। वो बार बार अपनी वेट मशीन को रखता है और उसको डेली रेगुलर ऑब्जर्व करता है कि उसका वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और वो इसके अंदर धीरे धीरे करके एक ऑब्सेस्ड थॉट की तरह ये वर्क कर रहा होता है कि उसका ये इम्पल्सिव भी होता है। कई बार ये 3 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, कई बार ये एक साल रह लेता है। जैसे लाइक इन ड्यूरिंग दिस टॉक मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे पास एक केस था। उसमें मुझे मदर ने रिपोर्ट किया कि हमारी बच्ची जो है वो मॉर्निंग से लेकर के शाम तक पूरा 6 बजे तक या कई बार 7-8 भी बज जाता है, वो पैर को रख कर, जिसे हम कहते हैं कि उकड़ू बैठना, वो पूरा मॉर्निंग से लेकर बस नाश्ता करने के तुरंत बाद से लेकर वो शाम तक इस तरीके से सिटिंग पोस्चर में बैठती है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि उसकी केस हिस्ट्री कुछ और भी हमको डिफरेंट मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एग्रेसिव बिहेवियर था। वहाँ पर जाकर जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उसकी जो मदर थी, मदर वॉज वेरी क्वाइट सो ब्यूटीफुल एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, एंड द गर्ल हैज़ अ डल कॉम्प्लेक्शन एंड हैज़ अ ऑल्सो लाइक फैटी फिगर। तो वहाँ से उन्होंने जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो उन्होंने बताया कि जब ये बच्ची थी, बहुत छोटी थी, तब भी अगर मैं कहीं जाने के लिए तैयार होती थी तो ये मेरी बिंदी निकाल कर फेंक देती थी, और धीरे धीरे करके उसने इंटरनली, इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली अपने आप को अपनी मदर से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो कंपैरिजन है, क्योंकि मदर इज कम्प्लीटली स्लिम एंड क्वाइट वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो वहाँ से कंपेयर कर रही थी अपने आप को, और उसे कहाँ से ये थॉट मिला कि उसे स्लिम होने के लिए इस पोस्चर में अगर वो बैठेगी तो उसके जो फूड हैबिट्स हैं, बाद में जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि हाँ, मुझे बताया था कि आपको कई बार जल्दी जल्दी स्टूल पास होगा तो आपका जो स्टमक है वो क्लियर रहेगा, और क्लियर होने की वजह से आपको फैट पुट ऑन नहीं होगा और आप एक अच्छा वेट लॉस कर लोगे। उस दौरान उसने थोड़ा सा वेट लॉस भी किया, जब कि यहाँ से उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल गया कि हाँ, ऐसे बैठने से, और लगभग उसने ये पूरा जो एक एपिसोड था वो 8 to 9 मंथ्स फॉलो किया। हमारे पास जब रिपोर्ट हुआ तो अराउंड 8 to 9 मंथ्स हो गए थे। तो किस तरीके से एक ईटिंग डिसऑर्डर या एक थॉट प्रोसेस सिस्टम से ईटिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने का किस तरीके से केसेस ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है उसकी बिहेवियरल हैबिट्स में कि वो स्लिम होना या फैटी होना। कई बार बहुत स्लिम, ये जस्ट रिवर्स भी होता है कि कई बार व्यक्ति बहुत पतला है, उसको बहुत ज़्यादा सोशल सिनेरियो में अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि कुछ खाया करो, इतने पतले हो, बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स यूज़ कर लेते हैं, बांस जैसे हो, या मोटा है तो उसके लिए कुछ और वर्डिंग्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, सोशल कम्युनिकेशन, ये अक्सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ लोगों को ले जाता है। तो इसके बाद लोग अपने अपीयरेंस और अपनी बॉडी को का जो परसेप्शन है बाय द अदर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। कई बार इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेमनेस अराउंड द ईटिंग हैबिट, ये भी क्रिएट हो जाती है, और इसी के साथ साथ एक एबनॉर्मल स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट सा ईटिंग हैबिट्स को लेकर व्यक्ति फील करने लगता है। ईटिंग डिसऑर्डर पर जब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर ओवर ईटिंग,
अंडर ईटिंग एंड पर्जिंग। पर्जिंग में एक हम इसको एक वर्ड आपके साथ आगे शेयर करेंगे, क्योंकि पर्जिंग आजकल बहुत ज़्यादा एक बहुत हाईलाइटेड वर्ड हो गया है, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, और ये कई बार अनहेल्दी भी है। तो ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग में दोनों ही केस आ गए, जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं और जो वेट पुट ऑन नहीं करना चाहते या लूज करना चाहते हैं। तो उसके साथ अवॉइडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, कि हम ये नहीं खाते और या हम नहीं खाएंगे, और किसी एक चीज़ को कार्ब्स को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया या आपने अवॉइड कर दिया, साथ में किसी ने कुछ स्पेसिफिक बनाना खाना छोड़ दिया कि ये वेट पुट ऑन करता है। बहुत सारे केसेस मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हम मैंगोज़ नहीं खाते। तो भाई आप आम क्यों नहीं खाते? क्योंकि इससे वेट बढ़ जाता है। तो आम जैसा एक बहुत ही अच्छा और रिच फूड, बनाना जैसा एक रिच फूड जिसमें कि बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे आयरन और पोटेशियम पाया जाता है, तो आप ऐसे फल को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको वेट पुट ऑन नहीं करना। तो ठीक इसी की जगह वो लोग इसे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जिन्हें वेट पुट ऑन करना है, और उन्हें लगता है कि ज़्यादा बनाना खा के, ज़्यादा मैंगो खा के उससे भी उनके स्टमक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ में कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। तो अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक जो डिसऑर्डर है, उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लग जाता है। उसके साथ उसको हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है अपनी बॉडी को लेकर। जब आप बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को लेकर सशंकित रहते हैं, यानी डाउटफुल रहते हैं, आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप स्लिम नहीं दिख रहे, आपको ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, आपका कलर अच्छा नहीं है, आपका फिगर ठीक नहीं है, आपके जो इतने इंच का होना चाहिए था, इतने इंच का होना चाहिए था। बॉयज़ को लेके वो अपने शोल्डर्स को मेज़र करते रहते हैं, वो अपनी वेस्ट को मेज़र करते रहते हैं। तो यहाँ से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और नॉन सेटिस्फैक्ट्री, डिससेटिस्फैक्ट्री एक लेवल उनके अंदर, उनके ब्रेन में, उनके थॉट में और उनके इमोशंस में लगातार एक रेसिस्ट होता चला जाता है, और धीरे धीरे करके ये एक सैडनेस, डिप्रेशन, इन सब सारी चीज़ों का कॉज बनता है। साथ में एक कुछ भी खाते हैं, पार्टी में चले गए या कहीं कोई ऐसी गैदरिंग है, घर में कोई गेस्ट आया है, वहाँ पे बहुत अच्छा फूड अवेलेबल होते हुए भी वो अपने आप को एक इंटरनली फियर होता है, मैंने 2 कचौड़ी खा ली, मैंने 1 कचौड़ी खा ली, मैंने ये खा लिया। ये भी जो कंटिन्यूस एक फियर है, ये फियर उनकी पूरी पर्सनालिटी को एक कॉन्फिडेंट होने की जगह एक लो कॉन्फिडेंस लेवल, उनका सेल्फ एस्टीम रेगुलर डाउन करता चला जाता है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, वो अपने अराउंड में जो उनके लोग हैं हमेशा ये सोचते रहते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरी हाइट कितनी है या मेरा वेट कितना है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। अब तो लोगों ने बहुत सारे ऐप से बॉडी मास इंडेक्स को निकालना सीख लिया है, उसे जानने लग गए हैं। गूगल इज़ देयर, तो वो लगातार अपनी चीज़ों को, अपने फिगर को ट्रेस करते रहते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ। और इसमें सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, इसमें यंग एडल्ट्स भी अच्छी खासी एक +40 जो हैं वो कैंडिडेट्स इसमें ज़्यादा शामिल हैं। जो डाटाज मिलते हैं वो हमको टीनेजर्स के काम, जो यंग एडल्ट्स हैं उनके ज़्यादा मिलते हैं। दे वांट टू बी अ मोर अट्रैक्टिव एंड मोर स्लिम, तो फीमेल्स भी और मेल्स भी। तो वहाँ पर भी ये ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ही गलत तरीके से आपके और आपके जो मन है उसको परेशान रखता है, और वहाँ से भी आप कई बार एंग्शियसनेस, आपके अंदर गिल्ट प्रॉन्स, और आप अपनी फीलिंग को जो कंट्रोल करते हैं वो एक प्रकार से आर्टिफिशियल वे में कंट्रोल लगता है, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से तो कनेक्ट नहीं हो पाते कि आप जो हैं वो बहुत ओपनली, अगर आप मोटे भी हैं, अगर आप बहुत पतले भी हैं, तो अगर आपका फिगर बहुत अच्छा भी नहीं है तो आप वो चिल नहीं कर पाते अपने आप को। तो वहाँ से आप एक प्रेशर में अपने आप को फील करते हैं। वो भारी जो प्रेशर है वो प्रेशर ही आपके अंदर ही जा रहा है, आपकी बॉडी में ही जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप उसे कहीं निकाल सकते हैं। तो जो आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं नहीं खाने की, ज़्यादा खाने की या पर्जिंग की, तो वो सारी प्रैक्टिसेस भी बेमानी हो जाती हैं, और आप लंबे समय तक ना तो वेट गेन कर पाते हैं और ना ही वेट अपना लूज़ कर पाते हैं। और लगातार ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बन जाती हैं। साथ में एक जो
एक और इशू ईटिंग डिसऑर्डर में मिलता है कि एक लगातार चरने की हैबिट, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है स्मॉल मील इनटेक करो, स्मॉल मील इनटेक करने की वजह से द होल डे बहुत सारे लोग बाइंज ईटिंग को प्रमोट करने लगे हैं और लगातार खाते रहना उन्हें लगता है कि शायद अगर वो लगातार खाएंगे तो जैसे कि बफेलोज और काउज का एक तरीका होता है लगातार खाने का, तो वो भी शायद उसी की तरह से उनका स्टमक बिल्कुल अपसेट नहीं होगा। वो अक्सर लोग उन्हें सजेस्ट कर देते हैं, कई बार प्रोफेशनल्स भी, कि आप जो हैं थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, और वो लगातार इसमें थोड़ा थोड़ा खा कर बहुत सारा खा लेते हैं और वो अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से कई बार आप वो जो सिम्टम्स हैं उसी में एक और पार्ट है कि कई बार वो एक खुद ही से जाकर वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। कई बार इसमें बोला गया है कि आप सुबह उठिए, पानी पीजिए बहुत सारा और हाथ डालिए और वॉमिट कर दीजिए। इट इज़ ऑल्सो ये भी, इसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, ईटिंग डिसऑर्डर में DSM-5 में रखा गया है, ये जो हाथ डाल के ज़बरदस्ती वॉमिट करना। इसी के साथ साथ आपका एक एनीमिया, वो सॉरी आपका जो एनीमा लेना, इसके साथ साथ आपका डिटॉक्सिफिकेशन, एक ये वर्ड बहुत ही फेमस हो रहा है, बहुत फैशन में है, डिटॉक्स करना। आपको डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स दिए जाते हैं, आप डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारा फूड इंटेक करते हैं, आप इवन ग्रीन टी की भी आप इसी मोटिव्स के साथ लेते हैं। आपका जो ड्राइव होता है इंटरनली, वो ड्राइव यही होता है कि हम ग्रीन टी लेके स्लिम हो जाएंगे, और क्योंकि वो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है। तो ये जो वर्ड है डिटॉक्स, एनीमा या लेक्सेटिव्स को यूज़ करना, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन को लेना जहाँ से, जिन मेडिसिन को लेकर के आप मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप इसलिए होते हैं जिससे जितनी जल्दी आप फ्रेश होंगे, जितनी जल्दी आपका स्टूल पास होगा, तो आप वहाँ से एक अच्छा वेट पुट ऑन नहीं करेंगे और आपका एक अच्छा स्लिम फिगर तैयार हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी आप जाते हैं तो आपसे कहा जाता है डिटॉक्स कर लीजिए बॉडी को। ये सारे जो पैटर्न हैं जो आप अपनी लाइफ में जिनको बनाते हैं, वहाँ से आप कभी भी, ना तो आपकी स्किन शाइन करती है, ना आपके हेयर्स ग्रोथ करते हैं, ना ही आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, ना आप प्रोफेशनली बहुत वेल हो पाते हैं, क्योंकि आप ऑक्यूपाइड रहते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते। तो आपको इस तरीके के जितने भी आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो ईटिंग डिसऑर्डर्स, एक बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसके साथ साथ आपका बहुत सारे ऐसे और भी इसमें बुलिमिया डिसऑर्डर्स आ जाता है, साथ में बहुत सारे ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। सिम्टम्स लगभग सबके सेम होते हैं, तो हम उतना डिटेल डिसऑर्डर्स में ना जाके, क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है वो सब एक ही है, तो उतने डिसऑर्डर्स के डिटेल में नहीं जाके सिम्टम्स को पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। या आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है टुवर्ड्स योर वेट और टुवर्ड्स योर फिगर, वो अगर उसमें चेक कर लीजिए कि अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर की रेंज में आ रहे हैं तो आपको ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं आप भी तो डिटॉक्स करना या अपने बॉडी को क्लीन करना, क्लियर करना, अननेसेसरी एनीमा लेना, ये सब तो नहीं शुरू कर रहे हैं कि एनीमा अच्छा होता है। लेकिन एनीमा क्यों लें, और क्या आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, क्या आपको नॉर्मल मॉर्निंग में स्टूल पास नहीं होता, एक्सेसिव स्टूल पासिंग मेथड को एप्लीकेशंस में लाकर कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे अपनी बॉडी के साथ, या आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को पुअर तो नहीं करते जा रहे हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम ईटिंग डिसऑर्डर में हैं या नहीं हैं। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से आप एक अंतर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने ईटिंग डिसऑर्डर में, कि आपका जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो ईटिंग डिसऑर्डर कैसे एक नॉर्मल ईटिंग डिसऑर्डर से अलग हो जाए। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें आपके साइकोलॉजिकल
कौन कौन से इश्यूज गवर्न कर रहे हैं, और आप ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बॉडी इमेज के लिए अपना सोशल विड्रॉल ले रहे हैं कि आपने बाहर आना जाना बंद कर दिया है, या आप अपने जो आपके अंदर वेट के चेंजेस आ रहे हैं उनको अभी छुपा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं कि आप एक कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी कि हम अपने रिलेटिव्स क्या नहीं चाहते हैं, जर्नी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्लान बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वहाँ से भी आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा कि आपका कहीं जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो आपके फिजिकल चेंजेस को तो नहीं ला रहा है। यहाँ पर अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें देखना होगा कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उनके अंदर एक डिजीनेस की फीलिंग, एक लाइट हेडेड हल्का सा महसूस करना, या एक कई बार फेंट जैसा होना, फटीग आ जाना, जल्दी से थकान आ जाना, आपकी स्किन की क्वालिटी का रफ होते चले जाना, और अक्सर आपके जो नेक के नीचे की मांसपेशियां हैं उनका लूज हो जाना, आपके थाइस में, आपके जो स्टमक है उस एरियाज में एकदम से सिकुड़ी हुई स्किन का आ जाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी जो स्किन है, हाथों की स्किन का लटक जाना या ढीला हो जाना या नॉन शाइनी, उसका जो ऑयल है वो डे बाय डे सक हो जाता है, क्योंकि आपके जो डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती चली जाती है और आप इंटरनली वीक हो रहे होते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर में ऐसे भी इमोशनल साइंस हैं जो हमने आपको बताए कि निगेटिव इमोशंस इसमें वर्क करने लगते हैं, और ऑब्सेशन, कंपल्शन, ये सब भी आ जाता है। अब इसमें हम क्या करें कि हमारा ईटिंग डिसऑर्डर का एरिया कंट्रोल हो जाए, हम पहचान लें। सबसे पहले आप इसे पहचान लें कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है इसमें आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि जो आपका एक ऑब्सेस्ड थॉट है स्लिम होने का या वेट पुट ऑन करने का, आपको ये देखना होगा कहीं ये ऑब्सेस्ड थॉट आपके जो ब्रेन के मैसेंजर हैं यानी कि सेरोटोनिन और डोपामिन, उनको कहीं ख़राब तो नहीं कर देगा। लेटर ऑन आप कहीं एंग्जाइटी में या डिप्रेसिव मोड पे तो नहीं चले जाएंगे। ये सब आपको उस समय बिल्कुल नहीं पता चलता जिस समय आप कोई भी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आप खाने पीने की चीज़ों को से लेकर के कुछ भी राय लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ ही लें कि आपका योगा थेरेपिस्ट क्या कहता है, आपका डाइटिशियन क्या कहता है, आपका साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है, उसके बाद ही आप इन सारी चीज़ों को एप्लीकेशंस में लाएं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जब आपके साथ वर्क करती है तो वहाँ पर आप सही चीज़ों को चुन पाते हैं, और अगर आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, आपका रूटीन क्या है, आपका जागने का समय क्या है, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी प्रकार के डाइट को फॉलो करें या नहीं करें। क्या आपके वर्कआउट्स को, डाइट को बिना टच करे हुए आपके सिर्फ वर्कआउट्स को इम्प्रूव कर लिया जाए, या डाइट को वन लिक्विड वन सॉलिड की रेंज में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे प्लान्स में आपका ब्रेकफास्ट स्किप करा दिया जाता है, कई बार आपका 12 बजे तक लंच नहीं हो, लंच भी स्किप करा दिया जाता है, डिनर के लिए कुछ लिक्विड्स दे दिए जाते हैं, तो वो सारे लिक्विड्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं या आप उन फूड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिले या नहीं मिले। तो वेट तो लॉस हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी कुछ लॉस हो रहा है, आपके बाल झड़ने लग रहे हैं, आपके जो डिफिशियंसीज हैं वो अंदर इंटरनल बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो आपको किसी एक इलनेस की तरफ ले जाएं। अगर आप फिजिकली इल नहीं हो तो कई बार आप एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपका ग्रेस होता है वो ग्रेस भी नहीं आता, और साथ में आपकी जो हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी ज़रूर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही एक आराम से अपने ईटिंग डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं, और अगर आपने पहचान लिया है तो आप ये ज़रूर देख लें कि आप अगर इस रेंज में हैं कि आप खुद ही उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप इसे सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी आप किस तरीके से हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन में कोट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप अपने किसी भी इश्यूज़ पर हमें
भेज सकते हैं अपने मैसेजेस, और स्पेशली ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज़ है तो आप इसको भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं। जो भी बेहतर आपके लिए मदद होगी तो आपको वो निःशुल्क दी जाएगी। साथ में जब हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं, जब ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम होते हैं और लंबे समय तक अपने ईटिंग पैटर्न्स को गलत तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें डायबिटीज़ या डिप्रेशन, विजन इम्पेयरमेंट और हेयरिंग लॉस, इसके इश्यूज़ भी कई बार देखे गए हैं अराउंड 50 इयर्स के आसपास, कि जल्दी से उसको डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति, या किसी अन्य तरीके के विज़न या हेयरिंग लॉसेस को भी फाइंड आउट किया गया है, क्योंकि आपकी बॉडी से, ये एक बॉडी है जिसके साथ आपको जीना है और आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसको बहुत ही सेंसिटिवली, जैसे आप ये सोचते हैं कि बुरा लग जाएगा, कुछ भी कहने से पहले आप सोचते हैं, आप किसी के साथ कोई बिहेवियर करने से पहले सोचते हैं, आप किसी को मारने से पहले सोचते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, ठीक उसी तरह आपको कई बार सोचना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर आप डालते हैं तो। आपको यहाँ पर अगर कोई भी इश्यूज़ है आप काउंसलर से मिल सकते हैं, लेकिन वो काउंसलर कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को सर्च करें तो वो ज़रूर प्रोफेशनल होना चाहिए। वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होगा तो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल काउंसलर या आप नॉर्मल मास्टर्स में अगर देखते हैं कि कोई काउंसलिंग कर रहा है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि अगर डिसऑर्डर की रेंज को लेकर नहीं चलेंगे तो आप किसी की भी सही तरीके से पूरा असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें आप अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट भी करवा सकते हैं कि आप किस रेंज में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप एक न्यूट्रिशन एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं कि किस तरीके से एक बॉडी को एक दिन में कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन और कितने लेवल का कौन कौन से विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने चाहिए। वो सारी चीज़ें जानकारी होने के बाद ही आप अपने प्लान को फॉलो करवाएं। उसके साथ साथ फैमिली अप्रोच यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फैमिली में अक्सर जिस तरीके के कमेंट होते हैं, थोड़ी हाइट बढ़ा लो, थोड़ी पतले हो जाओ, थोड़े मोटे हो जाओ, तो इस तरीके से चीज़ों को हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हमें इम्प्रूव करना होगा। ओवर मेडिकेशन, इसमें कोई स्पेसिफिक स्पेशली कोई मेडिसिन इसमें नहीं होती। अगर आपको कोई देता है तो ईटिंग डिसऑर्डर में कोई भी मेडिकेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाता। समटाइम्स अगर आप सैड हैं या आप ओवर एंग्शियस हैं तो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी पिल्स को थोड़े टाइम के लिए चलाया जा सकता है, बट लंबे समय में ईटिंग डिसऑर्डर से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी 24 आवर्स की साइकिल और अपनी प्रैक्टिसेस को ही ठीक रखना पड़ेगा। साथ में अगर आज के अगर हम इस चर्चा को एंड पर ले जाएं और हम अपने अनहेल्दी एक थॉट पर बात करें, तो अनहेल्दी थॉट ये है कि हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि खाया पिया करो और अच्छा खाओ। तो अब हमें लोगों से ये ज़रूर कहना चाहिए कि आप अच्छा ही नहीं, संतुलित खाओ, और खाने पर प्रमोट करने से बेहतर है कि हम इसको हेल्दी थॉट की तरफ कन्वर्ट करें कि हेल्दी खाने के साथ साथ समय पर भी खाओ। तो हम एडवाइस कर सकते हैं लोगों को अच्छा खाने के लिए, समय पर खाने के लिए, ना ही सिर्फ खाने के लिए। तो अगर हमारा सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि टू बिकम अ हेल्दियर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो हम ज़रूर सोचेंगे कि हमको अपनी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपने हेयर, स्किन, अपने दांत, अपने गले, अपने फेस और अपने मूड को सबको हम बचा सकते हैं अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, और इसके साथ साथ और भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जिनकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। फिर भी मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगी कि अगर आप सब लोगों में से कोई भी इससे ग्रसित है तो आप हमसे कांटेक्ट करें और इसी तरह साइकोलॉजिकल सेशंस का लाभ उठाते रहें। तेरी मेरी कहानी में आगे भी बहुत सारी कहानियां जुड़ती चलेंगी और आप और हम इसका हिस्सा बनने रहेंगे। इसी के साथ
आज के तेरी मेरी कहानी के इस सेशन को से अलविदा लेते हैं और आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे, मास्क अभी भी लगा के रखेंगे, वैक्सीनेशन जाहिर है आप करवा भी रहे होंगे और लोगों को प्रमोट भी कर रहे होंगे। तो बस इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, एक अच्छी और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करिए, खूब खाइए, खुलकर खाइए, लेकिन स्वस्थ खाइए और नियमित खाइए। इसी के साथ आज के सेशंस को एंड करते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।